एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, अभी आप सबको पता है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं, लिस्ट रिलीज हो चुकी है। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चेक किया होगा। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन। और आज हमारे ऐसे ही एक कैंडिडेट्स के साथ हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 आई है इनकी मैकेनिकल के अंदर, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अंदर। और यूपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम कितना बड़ा होता है आप सब जानते हैं। जिनके हौसलों में उड़ान होती है वो एक छोटे से गांव से भी यहाँ पर जो है अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अशोक कुमार जी यहाँ एक छोटे से गांव हिसार के पास यहाँ पे बिलोंग करते हैं। आज हम इनके यहाँ पे होम टाउन पे ही आ रखे हैं और डेफिनेटली इनके पेरेंट्स से हमने मिला, इनसे डिस्कशन किया तो ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो लाइफ में है स्ट्रगल रहा है। और शुरुआत से एक छोटे से गांव से उठकर आज एक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पोस्ट में गिनी जाती है, तो उसी में ये वहां मुकाम तक पहुंच पाए हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल कर पाए हैं। तो वेलकम अशोक जी गेट वाला प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले आपको इंटायर गेट वाला की तरफ से कंग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको अपना रिजल्ट लेके? सर थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, डेफिनेटली आज काफ़ी खुशी का दिन है सर। कल शाम को एक्चुअली क्या है कि मैंने रिज़ल्ट आने के 1 घंटे बाद मेरे को पता चलता है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि मैंने फ़ोन साइड में रख रखा था। 2-3 दिनों से तबीयत डाउन चल रही थी, तो मेरे को पता चला कि मैंने जब देखा बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स आए हुए थे, तो सडनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रिज़ल्ट आया नहीं, क्योंकि इस बार काफ़ी डिले हो गया रिज़ल्ट, एक्चुअली 2-3 वीक डिले हो गया है। तो फिर जैसे ही मैंने व्हाट्सअप ओपन किया तो उसमें बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए थे, तब मेरे को ध्यान आया कि हाँ रिज़ल्ट आ गया। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को, पापा को, सबको बताया। तो डेफिनेटली सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है सर। तो अशोक जी, आपके लिए तो यहाँ पर डबल खुशी की बात हो गई है। जैसा अभी हम आए तो शादी वाला घर है, रिजल्ट के 1 दिन पहले ही आपकी शादी हुई है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या मैडम का लक लग गया कि ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई? आपकी काफ़ी मेहनत थी। नहीं सर, एक्चुअली देखिए मेहनत तो होती है, बट डेफिनेटली लक फैक्टर भी काम करता है। घर वालों की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स के अलावा टीचर्स की ब्लेसिंग, और ये सारी चीज़ें भी जो है मैटर करती है। तो हाँ, उनका लक तो है ही, क्योंकि सभी रिश्तेदार, पड़ोसी या जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी ये कह रहे हैं कि इस बार हम ये क्रेडिट तेरे को नहीं देने वाले, ये क्रेडिट अब सीधा जो है वाइफ को ही जा रहा है। सारे यही कह रहे हैं, मम्मी पापा भी यही कह रहे हैं। तो डेफिनेटली लक फैक्टर तो सर है। मतलब समझदार है आप, सुखी जिंदगी जिएंगे जिस तरीके से आपने तारीफ करी है। तो सबसे पहले आते हैं आपकी जर्नी के बारे में। जैसा हम आपके गांव में ही विजिट किया है, अभी भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स वगैरह चल रहा है, एक नॉर्मल विलेज टाइप से विलेज आपका। तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हुई होगी करियर की, कहाँ कैसे आपका स्कूलिंग रहा, स्टार्टिंग फेज कैसा रहा आपका? जी सर। हाँ सर, बिल्कुल। स्टार्टिंग जो है 10th तक तो मैं गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस काफ़ी रहती है, आपको पता है सर। तो पापा खेती करते हैं, साथ में आटा चक्की थी, पापा आटा चक्की चलाते थे। तो उसमें इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस दी जाए। तो स्टार्टिंग तो सर गांव के जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई थी। तो मेरी सेकेंडरी तक की जितनी भी एजुकेशन है वो सारी सर गांव के सरकारी स्कूल से ही हुई है सर। और बाकी आंटी जी क्या करते हैं आपके? मम्मी हाउसवाइफ है, साथ में खेत में भी पापा का हाथ बटाते थे, साथ में जो मैंने आटा चक्की का बताया उसमें मम्मी पूरी हेल्प करती थी। तो यही है सर, इतना ही फाइनेंशियली था। तो आपने उस टाइम कभी सोचा था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 जो है वो बनने की पॉसिबिलिटी आ सकती है, मतलब आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आ सकता है? आपके पेरेंट्स ने सोचा था या फिर आपने उसके बारे में रियलाइज़ किया था? नहीं सर, वैसे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो सभी बच्चों का यही रहता है कि कभी ना कभी हमारा भी सिलेक्शन हो। बट हाँ, ये बात तो सच है कि मैंने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं यहाँ जो है ऑल इंडिया रैंक 2 तक मैं कभी पहुँच पाऊँगा, ये तो नहीं सोचा। तो अब हम आते हैं आपके 11-12 के ऊपर। जो 11-12 साइंस स्ट्रीम लेना होता है वो आपने कैसे चूज़ किया? कहीं से आपको पता चला या फिर आपने खुद ही अपने अपने रास्ते बनाए? सर इसका क्रेडिट मैं जो है मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, या मेरे जो संस्कृत के प्राध्यापक थे, या जो गणित के जो मेरे टीचर थे, ये श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए पापा पढ़े लिखे हैं नहीं, ना मम्मी इतने पढ़े लिखे हैं, तो उनको इतना आइडिया था नहीं कि हमें आगे कहाँ जाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो मेरे जो गांव के ही स्कूल के जो मेरे टीचर्स थे, उन्होंने ही मेरे को गाइड किया, और उन्होंने ही मेरा जो है एडमिशन करवाया। फीस में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और तो उन्हीं का ही ये गाइडेंस था कि मेरे को जो तो है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली काफ़ी चैलेंज देखने को मिला लाइफ में, जी सर। पढ़ाई से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से।
तो उसमें आपके पेरेंट्स का कितना मतलब मेहनत था जो आपने देखा, मे बी वो आपका मोटिवेशन बना होगा सबसे बड़ा? हाँ, सर ये तो है। तो जैसे मैं जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत होती थी तो हमेशा पापा पहले मेरे को हमेशा कह देते थे कि अशोक तेरे को जितने पैसों की ज़रूरत हो तो मेरे को बता दियो, मैं ये सारी चीज़ें जो है अफ़ोर्ड कर लूँगा। तेरे को इस चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरे यही दिन है पढ़ने के। तो इन सब चीज़ों में ध्यान मत दियो। और एक वो कहते हैं ना कि सर कि पैसों के कारण पढ़ाई नहीं रुकती, कभी किसी की नहीं रुकती। कोई न कोई हेल्प वाला मिल जाता है। 11th-12th में मेरे एक सर हैं, रवि यादव सर हैं, मैथ्स वो मेरे को पढ़ाते थे 11th-12th में, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी कुल मिला के ऐसा कोई ज़्यादा वो बर्डन आने नहीं दिया, किसी न किसी ने कहीं न कहीं से मेरे को जो है हेल्प मिल ही जाती थी। अच्छा, फिर जी सर। इंजीनियरिंग के लिए आपने मतलब कैसे अपना चूज़ किया कॉलेज वगैरह, एंड कौन से कॉलेज से आपने अपना इंजीनियरिंग जी किया था? सर। सर एक्चुअली मेरी जेईई मेंस में एडवांस में मेरा हो गया था, एडवांस भी क्लियर हो गया था, बट एडवांस में रैंक मेरी नियर अबाउट 10,000 थी। तो उस रैंक पे जो है ना तो अच्छी आईआईटी मिल सकती, और अगर आईआईटी मिल जाती तो उसमें फिर अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती। तो उस समय यही था कि कुछ गाँव में 1-2 लड़के थे जिन्होंने मेंस पहले क्लियर किया था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको मैकेनिकल ब्रांच के लिए ही जाना चाहिए, मैकेनिकल या सिविल के लिए। तो उसके लिए फिर जो है मेरा सिलेक्शन जो है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है हरियाणा का, वाईएमसीए फरीदाबाद। तो उसमें जो है सर मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहीं से मैंने बीटेक किया है सर। तो शुरू में आपने कॉलेज में लाइक आप स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में थे या इंग्लिश मीडियम में थे? नहीं सर, मैं 10th तक हिंदी मीडियम में था। तो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ लैंग्वेज के अ, ऊपर, स इंग्लिश के ऊपर? ये कॉलेज में नहीं ना हो कि 11th में मेरे को हुआ था सर। तो 11th और 12th में स्पेशली केमिस्ट्री और फिज़िक्स में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी कि इवन मेरे को एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का भी मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि इनको हिंदी में मतलब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें स्टार्टिंग में आई थी सर। हिंदी मीडियम के बच्चों को आती है स्टार्टिंग में ओके, इश्यू तो फेस करना। इंजीनियरिंग में आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब आपको पहले प्लेसमेंट पे आपने ध्यान दिया, फिर आपको गेट और ईएसी इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला? हुँ। नहीं सर, मैंने एक्चुअली प्लेसमेंट पे मेरा इतना कभी फ़ोकस था ही नहीं, क्योंकि जो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, मेरा कॉलेज सर फरीदाबाद में है और वहाँ जो है माहौल ऐसा ही था कि सभी बच्चों का यही टारगेट रहता था सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कि हमें गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि नहीं, मैं जो है प्लेसमेंट पे इतना फ़ोकस नहीं रखूँगा। ऑल्दो मेरे कॉलेज में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट थी। मेरे क्लासमेट जो मैक्सिमम मोर देन 70-75% जो है वो प्लेस्ड हो गए थे सर। बट मेरा टारगेट प्लेसमेंट कभी था ही नहीं, क्योंकि मेरा ये था कि हाँ, मेरे को जो है आइदर पीएसयूज़ में जाना है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में जाना है सर। तो उसकी प्रिपरेशन तो मैंने जो है सर सेल्फ स्टडी लगभग नियर अबाउट सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर दी थी सर। ओके, सेकंड ईयर में। यस तो सर। लाइक सेकंड ईयर में काफ़ी कम बच्चे सोचते हैं गेट और ईएससी के बारे में। तो पहले आपने गेट पे फ़ोकस किया या दोनों को पैरेलली आपने स्टार्ट किया? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से दोनों को पैरेलली ही लेके चला हूँ सर मैं। अच्छा, आपने सोचा गेट और ईएससी को एक साथ तैयारी करते हैं। हाँ, एक साथ तैयारी करते हैं, यस सर। तो मैं स्टार्टिंग से ही जब मैं सेकंड ईयर में था तब से ही मैंने जो है जितने भी सब्जेक्ट है वो इसी तरीके से प्रिपेयर किए थे कि वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस दोनों को एक साथ कवर कर सकें। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ? सर 2019 में सर। 19 में कंप्लीट हुआ। तो यस उसके सर। बाद लाइक कोविड वाला इफ़ेक्ट भी आया होगा। यस सर। उसमें भी लाइक थोड़ा कोविड में काफ़ी लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगी थी। तो यस ऐसा सर। कुछ आपके साथ रहा? सर एक्चुअली मैं कहूँगा कि कोविड का तो हाँ, डेफ़िनेटली पूरे इंडिया पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ही रहा है, बट मेरे पर्सनल लाइफ़ में देखा जाए तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहा है। उसका कारण ये है सर कि 19 तक आते-आते जैसे फाइनल ईयर में क जो है बहुत सारी पीएसयूज़ ऐसी हैं जो अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेती हैं सर। तो मैंने उन सबके फॉर्म फिल अप किए थे, गेट का भी किया था, इंजीनियरिंग सर्विस का किया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का मेरा 19 में प्रीलिम्स 2 या 3 नंबर से रह गया था सर, और गेट में मेरी 1400 समथिंग रैंक थी, तो वो इतनी अच्छी रैंक नहीं मानी जाती। काफ़ी सारे पीएसयूज़ के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो किसी में 5 मार्क्स कम रह गए कट ऑफ से, किसी में 3 मार्क्स कम रह गए, मैं काफ़ी क्लोज़ चला गया मतलब था। बहुत फेलियर देखने को मिले बाद में। हाँ, स्टार्टिंग में मैं तो कहूँगा कि सर फर्स्ट मतलब फाइनल ईयर में कम से कम 6 से 7 एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल क्लोज़ जाके रह गया था सर। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद आ जाता है कोविड। कोविड आने के कारण क्या हो गया, सारे एग्ज़ाम्स एक बार के लिए रोक दिए गए सर। ना कोई इंटरव्यू हो रहे थे, ना कुछ हो रहे थे। उस टाइम मेरा जो है बीआरसी का रिटन क्लियर हो गया था जस्ट कोविड से पहले, और इसरो बार का हाँ, आपका जी। जी सर, बार्क का और इसरो का के 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इसरो मैकेनिकल होता है, एक इसरो आरएसी। इन दोनों का रिटन भी मेरा क्लियर हो गया था। तो मेरे को इतना हो गया था कि हाँ, एटलीस्ट तेरे हाथ में 3 इंटरव्यू हैं, और कुछ हो ना हो 3 इंटरव्यू है। तो उसके जस्ट बाद मार्च में जैसे ही कोविड आता है तो फिर ये लगने लग गया था कि अब काफ़ी टाइम हमें मिल जाएगा।
उस टाइम सर मैंने फिर स्पेशल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने सर जो है एनपीटीएल की हेल्प ली थी। एनपीटीएल गवर्नमेंट का जो आईआईटी का पोर्टल हाँ होता है। वो है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो वहाँ से जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इंटरव्यू, तब क्योंकि तक तो गेट वाला लॉन्च भी नहीं हुआ था, हाँ तो तो क्या था? हाँ लॉन्च भी नहीं हुआ था। हाँ अलग सर की वीडियोस तो आई थिंक यूट्यूब पे तो पहले ही आने हाँ, लगी थी, बट मतलब फिजिक्स वाला था, गेट हाँ वाला जो है हाँ वो गेट वाला तो अपना काफ़ी लेट आया था। यस सर, यस सर। तो क्या है कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। साथ में सीनियर्स ने सजेस्ट किया, जैसे कुछ बुक्स होते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की काफ़ी अच्छी बुक है सेंजल, थर्मोडायनामिक्स की, ऐसी कुछ मेरे को बुक्स बताई गई कि अगर क्योंकि बार का इंटरव्यू सर काफ़ी टफ रहता है। बाकी सारे इंटरव्यूज़ जो है पीएसयूज़ के हैं, बाकी सब काफ़ी ईज़ी रहते हैं, बट बार का काफ़ी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए एक तो एनपीटीएल की मैंने हेल्प ली, साथ में ये जो है काफ़ी अच्छी बुक्स हैं इनकी हेल्प ली। तो यहाँ से जो है मैंने तो लगभग 3 से आपने 4 घर महीने। पे रह के तैयारी करी थी या कहीं पे आपने रूम लेके तैयारी करी नहीं थी? सर, मैं घर पे ही रह के मैंने तैयारी की थी। एक्चुअली मैं मेरे मासी के यहाँ जो है मैं चला गया था, 1 सवा साल मैं वहीं रहा हूँ। तो वहीं पे ही मैंने तैयारी की थी, क्योंकि घर पे पढ़ाई के लिए इतना अच्छा माहौल मेरे को नहीं मिल पाता, क्योंकि छोटे भाई-बहन हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि खुद के घर पे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। हाँ, तो जी सर। मेरा ये जानना रहेगा कि जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान हम मैंने भी आई थिंक हम लोग 4-5 ईयर से कनेक्टेड है, काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड है। मैंने देखा नाम देखते ही मेरे को याद आया। तो क्या-क्या आपका लाइक एक्सपीरियंस रहा अपनी प्रिपरेशन का? यस सर। सर एक्चुअली मेरे को अच्छे से याद है हम कब से कनेक्टेड हैं। 2020 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 29 आई थी गेट में। तो उस समय मैंने आपको मैसेज किया था और मैंने आपको कहा था कि सर मेरी गेट में काफ़ी ख़राब रैंक आई है, तो प्लीज़ आप मेरे को गाइड कीजिए। तो हम 2020 मार्च से अच्छे से कनेक्टेड है। उस समय अपनी पहली बार फ़ोन पे बात हुई थी, तो 5 साल से ऊपर ही हो गया है सर। तो तब से जो है मैं मतलब आपसे कनेक्टेड हूँ सर। अच्छा, जो जब गेट वाला लॉन्च हुआ प्लेटफ़ॉर्म, तो उसके बाद आप गेट वाला पे लाइक विज़िट करते होंगे लाइक रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें आपका क्या-क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या-क्या चीज़ें आपने यूज़ करी? यस गेट वाला में सर सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को टेस्ट सीरीज़ लगी सर। मैं टेस्ट सीरीज़ को लेके मैंने देखा, मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी सर। और 23 में मैंने गेट दिया था, तो मैंने गेट वाला की टेस्ट सीरीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। उस टाइम मेरी 267 रैंक थी गेट में, ऑल इंडिया रैंक। तो काफ़ी अच्छा फ्रेम करके जो है टेस्ट बनाए जाते हैं। तो एक वो नियर अबाउट एक्चुअली जैसा पेपर आता है सर, वैसा ही माहौल जो है फाइनल पेपर में होता है, वैसा ही मेरे को गेट की टेस्ट सीरीज़ में मिला। तो इसके अलावा जो ईएससी के लिए स्पेशली जो है मेरे को इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प मिला सर। उसके अलावा जो आपकी ये मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है सर, उसमें भी मेरे को काफ़ी ईएसी के मेंस की टेस्ट ईएससी सीरीज़ मेंस की वगैरह टेस्ट सीरीज़ है। एंड बाकी पराक्रम श्रेष्ठ उनके बारे हाँ, बिल्कुल सर, पराक्रम और श्रेष्ठ जो है, ये भी जो गेट वाला के जो में? प्रोग्राम हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहे सर मेरे को इस विज़िट में, इस ओके, तो प्रिपरेशन में। लंबी जर्नी रही आपकी, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया है। यस सर। तो ईएसी में पहले भी आपने अटेम्प्ट किया, आपका लाइक क्या मकसद आपका आईआरएमएस ज्वाइन करना था, इसलिए आपने लाइक पहले आईआरएमएस नहीं था, यस सर। लास्ट रिक्रूटमेंट में ऐड हुआ, तो इसलिए आप दोबारा अटेम्प्ट कर रहे थे? यस एक्चुअली सर मेरा टारगेट स्टार्टिंग से ही सर सीपी दिल्ली में सेटल होना था सर, कि मेरे को दिल्ली में सेटल होना है। रेलवे है नहीं, मतलब जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इंजीनियरिंग सर्विसेज की, मतलब जब मैं एलिजिबल हुआ उसके बाद से रेलवे था ही नहीं आईआरएमएस हट सही। गया था, हट गया सिविल था सर। सर्विसेज में चला यस गया सर, था। सिविल सर्विसेज में चला गया। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ हम मेरे को जो है दिल्ली में सेटल होना है। तो दिल्ली सेटल होने के लिए जो है सीपीएस सबसे बेस्ट जॉब है, सेंटर पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वहाँ पे जो है आपको दिल्ली ही पोस्टिंग मिलती है सर। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन मेनली इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन सीपीएस के लिए ही की थी। तो 2022 में मेरी जो है 2021 में सर मैं मेंस दे नहीं पाया था, मेरे को डेंगू हो गया था, तो मैं मेंस नहीं दे पाया, मेरा मेंस स्किप हो गया था सर। 2021 में 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 आई, बट उस टाइम 1 या 2 वैकेंसी थी सीपीएस में सर, तो वो मेरे को मिला नहीं। तो इसलिए मैंने 23 में फिर से अटैम्प्ट दिया। 23 में ऑल इंडिया रैंक 4 रही, तो मेरे को सीपीएस मिल गया और मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी कि हाँ अब आगे नहीं पढ़ना है और यहीं पे सेटल होना है। बट फिर पिछली साल जो है गवर्नमेंट ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि हम जो है आईआरएमएस का नोटिफिकेशन आया और तो इसको। वो तो आपके लिए सबसे बड़ी हाँ, खुशखबरी सबसे होगी। बड़ी खुशखबरी थी। और मैंने पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे फिर से आ गया। पापा को थोड़ा आइडिया था कि रेलवे की में जो है पोस्ट काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। टेक्निकली देखा जाए तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है इंडिया की। तो मैंने पापा को बताया कि ये ऐसे-ऐसे है, और ये नवंबर की बात है जहाँ तक मेरे को ध्यान है, 7-8 नवंबर के आस-पास ये नोटिफिकेशन आया था। नहीं, 7-8 अक्टूबर के आस-पास। तो फिर मैं उसके लिए तो हम लोग वीडियो लेके आते ही रहते हाँ, हैं। बिल्कुल आप वीडियो लेके आते ही रहते हैं। तो एक्चुअली आने से पहले ही जो है गेट वाला का एक वीडियो आ गया था। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही जो है आपने थोड़ा इंडिकेशन दे दिया था कि हाँ, आने वाला है, कभी भी आ सकता है। और वही हुआ सर, 7 या 8 तारीख को वो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन सर आ गया। तो उसके बाद फिर
अगेन फिर से फुली जो है पूरा टारगेट करके कि इस अब की बार कुछ भी करके तो अभी लाइक ये वाला अटेम्प्ट आपने जॉब के साथ दिया है, पहले ऑलरेडी आप वर्किंग हो, जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे थे, जी सर। तो काफ़ी लोग जैसे कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं एग्जाम की या जॉब के साथ करते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपने कैसे मैनेज किया? हाँ सर, ये तो है सर। एक्चुअली मेरा 2022 वाला अटेम्प्ट और 23 वाला अटेम्प्ट भी जॉब के साथ ही था सर। जैसे मैंने बताया 20 में मेरा 12वीं में सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद मैं 3 साल यूपी में पीडब्ल्यूडी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैंने वर्क किया सर। तो वहाँ पे इतना वर्कलोड था नहीं, बट यहाँ पे जब पिछले साल दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, तो यहाँ काम रहता है, मतलब आपको 8 आवर्स का तो ऑफिस रहता ही रहता ही तो रहता आप है। मॉर्निंग इवनिंग में अपनी पढ़ाई मैनेज करते हाँ, थे? मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ाई मैनेज करना या फिर थोड़ा टाइम दिन में अगर ऑफिस में मिल जाए तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता था कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकले, कि लंच टाइम हो उस टाइम थोड़ा पढ़ लिया। तो यहाँ पे तो पढ़ाई सर सुबह शाम ही हो पाई है सिर्फ। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे लाइक फ्यूचर के जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स है या कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स मोटिवेशन होते हैं, यस तो सर। आपकी लाइफ में लाइक जैसे कैसे मोटिवेशन आपको मिला टाइम टाइम पर, किन चीज़ों किन लोगों से आपने सीखा और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया? देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो हार्ड वर्क सर, एक पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर पाएँगे, और डेफ़िनेटली कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो है, हार्ड वर्क वाली चीज़ मैंने पापा से सीखी है और पेशेंस वाली मम्मी से सीखी है। मैंने मम्मी को देखा कि कितनी भी वियर्ड सिचुएशन क्यों ना आई हो, मम्मी ने कभी पेशेंस लूज़ नहीं किया। हमेशा शांत रह के चीज़ों को टैकल किया। पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हाँ, होता है। कंट्रीब्यूशन रहता है। और रही बात हार्ड वर्क वाली, तो मेरे पापा को देखा है कि पापा हमेशा ये कहते हैं कि मेरे को कितनी भी बुरी सिचुएशन में डाल दो, मैं निकल आऊँगा वहाँ से। ये चीज़ मैं जब बिल्कुल छोटा था तब से मैं देखता आया हूँ कि पापा ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मम्मी ने हर चीज़ में पापा की मतलब बराबर कंधे से कंधा मिला के जो है यहाँ तक मम्मी लेके आई है। पापा में पेशेंस थोड़ा कम है, बट मम्मी में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें मैंने मम्मी-पापा से ही सीखी है कि हार्ड वर्क और पेशेंस। ये 2 चीज़ें अगर आपके साथ है तो आप डेफ़िनेटली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। डेफिनेटली। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लाइक आप कहाँ-कहाँ से हेल्प लेते थे रिलेटेड टू लाइक, तो कई सारी जो है लाइक टॉपर से भी हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, यस सर। फैकल्टीज से मिल जाती है, पीडब्ल्यू के कई सारे फैकल्टीज़ को आप जानते हैं यस गेट सर, वाला बिल्कुल के, सर। हाँ। तो कहाँ-कहाँ से आपने कैसे-कैसे चीज़ें सीखी है? सर और पहला तो मैं सबसे पहले आप ही का नाम लेना चाहूँगा सर, गाइडेंस में आपका काफ़ी इसमें सर सहयोग रहा है। पर्सनली भी रहा है और डेफ़िनेटली गेट वाला का तो रहा ही है। गेट वाला के काफ़ी टीचर्स से मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। इस प्रिपरेशन के दौरान भी वो पर्सनली मेरे को गाइड करते थे, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछना हो, तो उसमें भी जो है मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिलती थी कि मेरे को जैसे कि प्रोडक्शन एक है चैप्टर, उसमें थोड़ी मेरे को इश्यू रहता ही था, तो उसके लिए मेरे को पर्सनली सर ने काफ़ी गाइड किया। और इंटरव्यू के दौरान भी मेरे को सर पर्सनली गाइड मिली, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से इस बार शायद अलग भी है। आपका जैसा एक्सपेक्टेशन है कि अभी तो मार्क्स रिलीज़ नहीं हुए, बट आप जैसा सोच रहे हो रैंक आया है, तो आपके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मतलब मार्क्स बनने की पॉसिबिलिटी लग हाँ, रही है। मुझे ये उम्मीद है कि इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। प्री मेंस दोनों काफ़ी अच्छे गए थे। इंटरव्यू भी काफ़ी मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा जो है मेरे मार्क्स आ जाएँगे। तो क्योंकि जब आप आईजीपी में एनरोल करते हैं तो जब आप पहली बार इंटरव्यू देके आते हैं तो आप जैसे मैं गेट वाला में इंटरव्यू देके आया तो मेरे को पहले दिन ही ये बता दिया गया कि आपके ये पॉइंट्स जो हैं अभी वीक, आप इस चीज़ पे काम कीजिए। जैसे मैंने डेफ को इतना स्ट्रांगली तैयार नहीं किया था सर, और मेरे से पहले जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरा पहला क्वेश्चन ही डेफ से आया। स्टार्टिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं, जो पैनल में चेयरमैन सर थे उन्होंने डेफ से ही पूछे। तो जब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये है कि वो तुरंत आपको ये बता देते हैं कि आपका वीक एरिया चाहिए। आपके ये स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, यहाँ आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके वीक एरिया चाहिए, इनको और वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। डेफिनेटली। तो अभी जैसे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स, लाइक पहले ऐसा होता था कि काफ़ी स्टूडेंट सोचते थे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, वो लोग तैयारी कर नहीं पाते थे। बट अब जब से पीडब्ल्यू लॉन्च हुआ है, तो एज ए स्टूडेंट अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो यस आप सर। फ्यूचर के स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे इम्पैक्टफुल रह रहा है, और आपको यस भी सर। उससे क्या बेनिफिट मिला था? यस सर। हाँ, सर पीडब्ल्यू की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि जितने भी कोर्सेज़ हैं सर, उनकी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल है सर। क्योंकि देखिए जब हम तैयारी करते हैं उसमें, जैसे कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि पीजी वगैरह के वैसे ही ऑलरेडी बहुत खर्चे होते हैं।
तो पीडब्ल्यू के जितने भी कोर्सेज हैं सर, सारे बहुत ज़्यादा अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। और अफोर्डेबल प्राइस पे जो कंटेंट मिल रहा है सर, एक होता है ना कि कंटेंट भी मैटर करता है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कंटेंट भी मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है, और जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सर अलक पांडे सर का, कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि कोई भी बच्चा मतलब पैसों के कारण पीछे ना रह पाए। और तो यही हाँ। जो अलग सर का विजन है वही हम लोग का विजन है। बिल्कुल सर। हम लोग भी अपने प्रिपरेशन में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, तो यस सर। दैट्स वाई हम भी सब प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जी सर। बाकी आपकी जो है सक्सेस है काफ़ी रिमार्केबल है। एक छोटे से गांव से आप निकले हो और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 जैसा लाना। तो अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको, जी सर। रैंक 2 आने की ज़्यादा खुशी है या मैकेनिकल के होके शादी अभी हुई आपकी जस्ट 2 दिन पहले तो उसकी ज़्यादा खुशी है? देखिए अब ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, मतलब नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा मैडम को, तो सोच समझ के जवाब देना आपको। नहीं, अब इसमें मैं देखिए रही बात रैंक की, तो देखिए मेरे को इतना तो पता था कि मैं प्रिपरेशन करूँगा, मैं टॉप 10 में तो आ जाऊँगा। इतना तो मेरे को भरोसा था। क्यों? क्योंकि 2 बार ऑलरेडी क्लियर हो चुका है सर, और इस बार मैंने पूरी जी जान लगा दिया था कि अब इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि रेलवे में जाना ही जाना है। दूसरा, मेरा स्टोर फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, तो मेरे को स्टोर चाहिए। स्टोर में सिर्फ़ जनरल की 3 वैकेंसीज़ है, तो मेरा ये था कि टॉप 3 में आना है अब तो, आना ही आना पड़ेगा। तो ये तो है कि मतलब ये अच्छी बात है, बट डेफ़िनेटली शादी वाला फैक्टर थोड़ा-सा ऊपर ही है सर इससे। वो बोलना पड़ेगा, हाँ, वो मजबूरी है आपकी। ये आप इसको किसी तरीके से ले लीजिए, बट ठीक है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ। तो बेसिकली आपने देखा कि अशोक जी की जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। कई सारे एग्जामिनेशंस में फेल हुए, बिल्कुल बॉर्डर पर आकर वो मिस कर गए, लेकिन स्टिल वो टिके रहे, ठीक है। सारी परिस्थितियों से उन्होंने लड़ाई करी। उनके पेरेंट्स से मैंने अभी मुलाकात करी, लाइक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो अभी मोटिवेटेड है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे कि वो खुशी जो अशोक जी ने अपने पेरेंट्स को दी, आप भी वो देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान रखिए। यही मोटो रहता है जो भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं उनसे इंस्ट्रक्शन, उनसे पर्टिकुलरली बातचीत करने का, कि आप लोग कुछ ना कुछ उससे सीख पाओ। बाकी अशोक जी की जो इंटायर जर्नी थी, इस पर्टिकुलर सेशन में आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अशोक जी से कोई पर्सनल आपको क्वेश्चन पूछने हैं प्रिपरेशन एंड ऑल, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको डेफिनेटली हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। बाकी अगर आपको हम कोशिश करेंगे कि फर्दर भी अशोक जी को इन्वाइट करें। टेलीग्राम चैनल आप कुलदीप सर _PW ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर अशोक जी ने पहले भी टेलीग्राम सेशन लिए हैं। यस बार्क सर। साइंटिस्ट बार्क का से आपने लिया था, यस सर, तो यस ऐसे सर। और भी सेशन आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अशोक जी, लास्ट में कुछ आप स्टूडेंट्स को एक लाइन में कुछ मोटिवेशन देना चाहें? देखिए जैसे मैंने बीच में पहले भी आपको यही बताया था कि कोई भी चीज़ एक कहावत होती है कि सहज पके सो मीठा होए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आज आपने सोचा है कि मेरे को किसी भी ये बात सिर्फ एग्ज़ाम पे लागू नहीं होती, ये लाइफ ठीक है। आज हम जब तक हम 30s तक 25 तक है या 30 तक है, तब तक हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। असली स्ट्रगल उसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये वाली चीज़ जो है आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम में, इवन बाद में भी काम आएगी, कि हमें जो है लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि थोड़ा-सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और कोई भी चीज़ बहुत आपको आसानी से इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। आपको उसके लिए काफ़ी जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो वो जो है रिज़ल्ट कभी ना कभी तो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इस चीज़ पे फ़ोकस रखना है कि फाइनल उस पे रिज़ल्ट पे ना रख के फ़ोकस आप ये देखिए कि आप कितना काम उसको पाने उस चीज़ को पाने के लिए कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या आप इतना इनपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपकी कैपेसिटी कितनी है? जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्या आप उसको 50% भी यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, टारगेट के बारे में सोचने से काम नहीं चलता, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। जब उसके ऊपर आप काम करोगे रिज़ल्ट में, तभी आपको जो है ये चीज़ें दिखेगी। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में सक्सेस के सिर्फ 2 ही चीज़ें रिक्वायरमेंट है। पहला हार्ड वर्क, दूसरा पेशेंस। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आप कुछ भी जो है आपको जो भी आप प्राप्त करना चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अशोक जी, आपने थैंक अपनी यू सर। जर्नी इंस्पायर करी। जी एंड सर। अब एज IAS ऑफिसर बन के आप कंट्री को सर्व भी करेंगे। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। होपफुली आप कुछ सीखे होंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगली इस चेयर के ऊपर जो है आप में से कोई बैठा होगा और हम आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।